बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पाकिस्तान में फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी का कोर्स करने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। हम इसमें पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी एफएससी, बीएससी, बीए, एमएससी या डॉक्टरेट लेवल के लोग हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। मैट्रिक के सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड है जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं। बुक का नाम है फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स, 4 डेफिनेशंस दी गई हैं। पहले वाली रिकमेंडेड है, ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इनटू अ मेडिकेशन दैट इज सेफ, इफेक्टिव एंड सूटेबल फॉर द पेशेंट यूज। मतलब ये कि आपने एक नया काम करना है। काम ये कि किसी केमिकल सब्सटेंस को मेडिसिन की शक्ल दे देनी है और वो मेडिसिन सेफ भी हो, इफेक्टिव भी हो और पेशेंट के लिए सूटेबल भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ साइंसदानों की टीम एक जंगल में जाती है। वहाँ उन्हें एक पौधा मिलता है, विलो बार्क। इस पौधे को जब नचोड़ते हैं तो एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है सेलेसिन। अब सेलेसिन केमिकल की बनाई जाती है एस्प्रिन मेडिसिन, जिसे हम एस्प्रिन की गोली भी बोलते हैं। सही लफ्ज़ है एस्प्रिन। ये एस्प्रिन बुखार और सर दर्द की ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है और कुछ डॉक्टर इसे आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द का मसला, बुखार, पट्ठों का मसला, जिस्म में दर्द, पूरी बॉडी के मसल्स में दर्द, इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ये की जा सकती है। तो ये सारा प्रोसीजर जिसमें कुछ साइंटिस्ट या डॉक्टर्स की टीम जंगल जाती है, वहाँ से एक पौधा देखते हैं, पौधे में एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल पर तहकीक होती है, स्टडी होती है, रिसर्च होती है, फिर उससे एक दवाई निकलती है, उस दवाई को मेडिसिनल फॉर्म दी जाती है, उस मेडिसिन को पैक किया जाता है और उसको मेडिकल स्टोर पर पहुँचा दिया जाता है। ये सारा प्रोसीजर, ये सब फार्मास्यूटिक्स कहलाता है, ये सब फार्मास्यूटिक्स है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की डेफिनेशन ये है, वो शख्स जिसके पास बी फार्मेसी या डी फार्म की डिग्री हो और वो डिग्री उसने किसी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हासिल की हो, उस बंदे को हम फार्मासिस्ट बोलेंगे। बी फार्मेसी छोटा कोर्स है, मैट्रिक के बाद सिर्फ 2 साल, और फॉर्म डी ये बड़ा कोर्स है, एफएससी के बाद किसी यूनिवर्सिटी से 5 साल। फॉर्म डी वाला डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाता है। बी फार्मेसी करने वाले को हम फार्मेसी टेक्नीशियन बोलते हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो लॉ है, कानून है, उसके मुताबिक बी फार्मेसी करने वाला बच्चा फार्मेसी टेक्नीशियन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और अपना मेडिकल स्टोर बना सकता है। इसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियन वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। BS14 तक की जॉब इनको मिल सकती है, वगैरह वगैरह। हॉस्पिटल फार्मेसी में इनका काम होता है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर फार्मेसी टेक्नीशियन की डिमांड है, जो पाकिस्तान से किसी ने फार्मेसी टेक्नीशियन किया हो। पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ चंद ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से फार्मेसी टेक्नीशियन करने वाले बच्चे को अपने मुल्क में गवर्नमेंट जॉब या अपने मुल्क में जॉब प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो फॉर्म डी वाला होता है, ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है, लफ्ज़ डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकता है और उसके अपने शशके होते हैं। आगे एक टेबल दिया गया है जो कि हमें बताता है कि फार्मेसी टेक्नीशियन और फॉर्म डी इनको किन किन नामों से बुलाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर डी फॉर्म वाले को पाकिस्तान में डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, फॉर्म डी फार्मासिस्ट, इन नामों से बुलाया जाता है। और जो फार्मेसी टेक्नीशियन वाले होते हैं उनको बी फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, मेडिसिन टेक्नीशियन, इन नामों से बुलाया जा सकता है और बुलाया जाता है। ये टेबल आपने याद करना है। इसके बाद आ जाता है डी फार्मासिस्ट की डेफिनेशन और फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है। डी फार्मासिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट, इसे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी बोलते हैं। फॉर्म डी वाला एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जिसने फार्मेसी साइंस के अंदर एडवांस एजुकेशन हासिल की होती है। एक लफ्ज़ है हमारे पास प्रोवेंशियल काउंसिल, इसका मतलब होता है सूबाई काउंसिल। तो सूबाई काउंसिल ने 2 रजिस्टर्ड बना लिए, एक का नाम रखा रजिस्टर्ड बी, एक का नाम रखा रजिस्टर्ड ए। जो डी फॉर्म होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उसका नाम ये रजिस्टर्ड ए में लिख लेते हैं। इससे ये होता है कि वो बंदा इनके पास रजिस्टर्ड हो जाता है। और जो फार्मेसी टेक्नीशियन वाला होता है उसका नाम रजिस्टर्ड बी में लिख लेते हैं। यार, इन रजिस्टर्स का फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कितने बंदे हमारे पास फार्मेसी टेक्नीशियन हैं और मुल्क में कितने फार्मा असिस्टेंट डी फॉर्म वाले हैं। ये सारा रिकॉर्ड होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो मेडिकल स्टोर बनाकर बैठ जाता है। तो जब टीम आकर उसे पकड़ती है कि आपने मेडिकल स्टोर क्यों बनाया, वो कहता है कि मैं फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ। तो
प्रोविंशियल कौंसल यानी सूबाई कौंसल, उस इलाके की जो सूबाई हुकूमत होती है, उसकी जो सूबाई कौंसल है, वो अपने रजिस्टर्ड बी में देख लेती है कि वाकई ये बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं, क्या वाकई ही इस बंदे ने फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है या नहीं। तो ये फ़ायदा होता है इन रजिस्टर्ड का। आगे फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन है, ये भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, लेकिन इसका काम सिर्फ फार्मासिस्ट के साथ असिस्ट करवाना, मेडिसिन्स की डिस्पेंसिंग या मैनेजमेंट करवाना। मज़ीद सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो मतलब ये कि जो डी फार्म होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, उसका असिस्टेंट बन के काम करना। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि दवाइयों को तोड़ना फोड़ना, उनको पैक करना वगैरह वगैरह। पैदा करना नहीं, जो बनी बनी दवाइयाँ हैं, बनी बनाई दवाइयाँ हैं, उनकी पुड़ियाँ बनाना, उनको पैक करना, उनको डोजेज फॉर्म देना, उनकी खुराक बना देना कि भाई ये दोपहर, ये सुबह, ये शाम, लाइक दिस। अगली चीज़ है पाकिस्तान फार्मेसी एक्ट 1967। कहानी की तरह समझें। पाकिस्तान में 1967 से पहले कोई भी शख्स पाकिस्तान में दवाइयाँ बेचना शुरू कर देता था, डॉक्टर बन के बैठ जाता था, रिकमेंड करना शुरू कर देता था। कोई कानून नहीं था, कोई भी बंदा ड्रग्स ख़रीद रहा है, बेच रहा है, कोई कानून नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो कई लोगों की अमवात हुई, कई लोग मरे गलत दवाइयों के इस्तेमाल से, गलत दवाइयाँ खाने से। पूरे पाकिस्तान में नशा तेज़ी से फैलने लगा, पॉडरी, जहाज़, ये लोग बहुत ज़्यादा हो गए तादाद में। तो क्या होता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग थे वो आपस में बैठे, उन्होंने बैठकर एक मीटिंग की कि यार पाकिस्तान में ना एक कानून होना चाहिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए पाकिस्तान में जिसकी ज़िम्मेदारी हो पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन के निज़ाम को कंट्रोल करना। कौन दवाइयाँ बेच सकता है, बना सकता है, कौन मेडिसिन के बारे में पढ़ा सकता है, कौन मेडिसिन के बारे में पढ़ सकता है, उनकी तालीम, उनके पेपर, उनके इदारों की रजिस्ट्रेशन, जहाँ जहाँ पर दवाई आ जाए, दवाई का इस्तेमाल, दवाई को रिकमेंड करना, दवाई के बारे में पढ़ना वगैरह वगैरह, जहाँ जहाँ मेडिसिन आ जाए ये इदारा ज़िम्मेदार होगा। उस इदारे को इतनी पावर दे दी जाए, उस इदारे का नाम रखा पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल। तो तमाम लोगों ने हामी भनी और ये इदारा बन गया पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल। तो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल जब बनता है, बनने के बाद ये इदारा कुछ कानून निकालता है। वो कानून फार्मेसी एक्ट 1967 के अंदर शाया किए जाते हैं। अब उन कानून के मुताबिक हर बंदा पाकिस्तान में दवाइयाँ सेल नहीं कर सकता। अगर आपने दवाइयाँ सेल करनी है, आपके पास फार्मेसी टेक्नीशियन या डी फार्मासिस्ट की डिग्री होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह। हर बंदा पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे नहीं खोल सकता जो फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स करवाएं। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कानून है, वो सारे कानून हम पाकिस्तान फार्मेसी एक्ट 1967 के अंदर पढ़ते हैं। तो ये फिर एक अगला टॉपिक है, इस पर कभी और डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहाँ पर 10 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, 10 के 10 याद कर लेना, बहुत आसान है, इजी पढ़ेंगे समझ आ जाएगी वगैरह वगैरह। आगे आ जाएं। अगली चीज़ है हमारे पास फार्मेसी। लफ्ज़ फार्मेसी का मतलब एक दुकान नहीं होता भाई, ऐसी दुकान जहाँ हम गए, वहाँ जाकर हमने पैसे दिए और पैसे देकर दवाई ले ली, बस नहीं। फार्मेसी का मुकम्मल मतलब होता है वो जगह जहाँ पर दवाई को पैदा किया जाए, दवाई को बनाया जा सके, उसकी क्वालिटी देखी जाए, बनी बनाई मेडिसिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तकसीम करने के लिए प्रॉपर निज़ाम हो, उनको सेव करने के लिए प्रॉपर निज़ाम हो कि दवाइयाँ ऐसे तरीके से रखी जाएँ उस टेम्परेचर में कि वो ख़राब ना हो वगैरह वगैरह। उनकी मार्केटिंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें फार्मेसी कहलाती हैं। ये सारी साइंस, सारी बातें इस कार्ड फार्मेसी, ये फार्मेसी की प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर फार्मेसी की आगे टाइप्स हैं, उसमें एक टाइप है रिटेल फार्मेसी। उसमें ये होता है कि जाओ पैसे दो चीज़ लो, जो आम फार्मेसी, जो हमारा कंसेप्ट है। खैर आगे आ जाते हैं। आगे है हमारे पास टाइप ऑफ फार्मेसीज़। टेबल दिया गया है, पूरा टेबल याद करना है। सबसे पहले है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी अस्पताल के अंदर होती है। अस्पताल में एक डिपार्टमेंट जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि पूरे अस्पताल के लिए दवाइयों को इकट्ठा करना, ख़रीदना और उन दवाइयों को पूरे अस्पताल में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस जिस वार्ड में ज़रूरत है, ऑपरेशन थिएटर में ज़रूरत है, मेडिकल लैब में ज़रूरत है, इमरजेंसी में ज़रूरत है, ट्रॉमा सेंटर वाले वार्ड में ज़रूरत है, गायनाकोलॉजी वार्ड में ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जिस जिस वार्ड में दवाइयों की ज़रूरत है उस जगह पर जाकर दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होती है हॉस्पिटल फार्मेसी। अगली है हमारे पास फॉरेंसिक फार्मेसी, कानूनी फार्मेसी। इस फार्मेसी का काम होता है कानून बनाना, फार्मेसी से रिलेटेड कानूनों को शाया करना, उस पर अमल दरामद करवाना।
इसके अलावा अगर कोई बंदा उसको किसी ख़ास पॉइज़न या जहर देकर मार दिया जाता है और उस लाश को जब हॉस्पिटल लेकर आते हैं, तहकीक होती है, तो एक फॉरेंसिक फार्मेसी होती है जो ये बताती है कि इस बंदे को कौन से वाली ड्रग या कौन से वाला जहर पॉइज़न देकर मारा गया, उसकी तहकीक करती है। ऑनलाइन फार्मेसी, ये भी एक फार्मेसी है, इस पर चीज़ें ऑनलाइन या मेडिसिन हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अगली है हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी, ये किसी क्लिनिक पर होती है। क्लिनिक वो जो गली मोहल्ले में बने होते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर हमारी एक ख़ास बीमारी जो हमें बीमारी होती है उसको पहला पता लगाता है उस बीमारी का, फिर उसी बीमारी के मुताबिक हमें मेडिसिन देता है, उसको हम बोल देंगे क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में यही फ़र्क है। क्लिनिक वो जगह जहाँ पर हम जाएं, जाने के बाद हमारी बीमारी को ढूंढा जाए, हमारी तशख़ीस की जाए कि हमें कौन सी बीमारी है, फिर सिर्फ उसी बीमारी की हमें दवाई दी जाए। और मेडिकल स्टोर वो होता है जहाँ पर हम जाएं, जाकर पैसे दें, प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं और मेडिसिन को हासिल कर लें और घर ले आएँ वगैरह वगैरह। अगली है कंपाउंडिंग फार्मेसी। ये जो डॉक्टर्स होते हैं गली मोहल्ले के अंदर बैठे होते हैं, छोटे छोटे डॉक्टर्स, इन्होंने एक छोटी सी टेबल रखी होती है, उस टेबल के ऊपर एक लड़का खड़े होकर दवाइयाँ बना रहा होता है, पीस रहा होता है। दरअसल वो कंपाउंडिंग कर रहा होता है, मेडिसिन को पीसना, उनकी डोजेज फॉर्म बनाना वगैरह वगैरह। अगली है हमारे पास न्यूक्लियर फार्मेसी, ऐसी फार्मेसी जहाँ पर रेडियो एक्टिव आइटम्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल कर कर कोई मेडिसिन वगैरह बनाई जाए। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डेंजरस भी होते हैं, इस चीज़ का हमें पता है, तो इसीलिए इनकी फार्मेसी भी अलग होती है। कम्युनिटी फार्मेसी, ये वो फार्मेसी होती है जिसका काम लोगों में आगाही पैदा करना होता है, लोगों को बताना होता है कि न्यू मेडिसिन्स आ रही हैं, इनका इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन है, पुराने तरीक़ों से जान छुड़वाएं वगैरह वगैरह। अक्सर हम टीवी पर एड्स भी देखते हैं कि कैल्शियम इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में हर बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। आम आगाही देना, इसे बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। लोगों का ग्रुप जो सादा लोगों के पास जाता है, उन्हें दवाइयों के बारे में बताता है और फिर उनसे रिव्यू लेता है कि तुम्हें हमने जो बातें बताई हैं तुम्हें किस हद तक समझ आई, उस रिव्यू को इकट्ठा करता है। इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी फार्मेसी। अगली है हमारे पास मिलिट्री फार्मेसी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इसका एक अलग ही निज़ाम है, तो इन्होंने अपनी ही एक अलग फार्मेसी बनाई है। इनकी फार्मेसी आम फार्मेसी से ज़रा हैवी होती है, अच्छी होती है, ऑथेंटिक होती है वगैरह वगैरह। इनका एक पूरा एक अलग ही सिस्टम है। अगली है हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी वो फार्मेसी जहाँ पर मेडिसिन को इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाया जाए, पैदा किया जाए, मतलब दवाइयों की पूरी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल लेवल पर काम किया जा रहा हो। अगली है वेटरनरी फार्मेसी, इसका मतलब है जानवरों की फार्मेसी, वो फार्मेसी जो जानवरों की होती है, जहाँ जानवरों की मेडिसिन दी जाती हैं वगैरह वगैरह। तो भाई जितनी मैंने आपको ये 10 की 10 फार्मेसीज़ बताई हैं, इन फार्मेसीज़ पर एज अ असिस्टेंट काम करना, ये होता है फार्मेसी टेक्नीशियन का काम, या अपना मेडिकल स्टोर बना लो। बस ये दो काम होते हैं अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी करते हो, तो इन जगहों पर आपकी जॉब है, या आप अपना मेडिकल स्टोर बना लो, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे आ जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी। अभी अभी मैंने बताया कि अस्पताल में एक जगह जिसका काम पूरे अस्पताल के लिए दवाइयों को परचेज़ करना और स्टोर करना, फिर जिस जिस अस्पताल के वार्ड में दवाइयों की ज़रूरत हो उस वार्ड में दवाइयों को पहुंचाना और उनका रिकॉर्ड रखना, ये हॉस्पिटल फार्मेसी है। अस्पताल में कई डिपार्टमेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जहाँ पर इमरजेंसी वाले पेशेंट आते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट, जब बंदा मरने वाला होता है, आखिरी स्टेजेस पर होता है, तो उसको आईसीयू में रखते हैं, आईसीयू जहाँ पर उसकी मैक्सिमम केयर की जाए। कार्डियोलॉजी वार्ड, दिल का वार्ड होता है। जर्नल वार्ड, जर्नल सर्जिकल वार्ड, यहाँ पर जर्नल सर्जरी होती है। अगला है ऑर्थोपेडिक वार्ड, हड्डियों का वार्ड, अगर हड्डी टूट जाए तो इस वार्ड में हड्डियों की सर्जरी होती है। डर्माटोलॉजी, ये स्किन का होता है, स्किन का वार्ड, अगर स्किन का इशू है। ऑनकोलॉजी, किसी को कैंसर वगैरह है उसका अलग वार्ड है। न्यूरोलॉजिकल वार्ड, किसी को नर्वस सिस्टम का इशू है। बर्न यूनिट, अगर कोई जल गया है। यूरोलॉजी वार्ड, किसी को यूरिनरी ट्रैक में मसला आ रहा है, पेशाब वाली नाली में, मसाने में, ऐसा कोई मसला है, उसका ये वार्ड होता है। तो भाई इन तमाम वार्ड्स के अंदर मेडिसिन को देना, मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना कि किस वार्ड में कितनी मेडिसिन गई, कितनी यूज़ हुई, कितनी बच गई वगैरह वगैरह, उन तमाम का रिकॉर्ड रखना, ये हॉस्पिटल फार्मेसी वालों का काम है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी।
इसको समझने से पहले सिंपल बात समझे। अस्पतालों की 3 टाइप्स, प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल, सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल, टर्शरी लेवल हॉस्पिटल। प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल वो जहाँ पर सिर्फ बुनियादी सहूलियात हों, बेसिक बेसिक चीज़ें हों। यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, छोटी सी फार्मेसी होती है, चंद एक ज़रूरी अद्वियात होती हैं बस। सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल ये एडवांस होता है, यहाँ पर ऑपरेशन की भी सहूलत मौजूद होती है और यहाँ की जो फार्मेसी है वो अच्छी खासी एडवांस होती है। तीसरे नंबर पर है टर्शरी लेवल हॉस्पिटल। ये बहुत ही ज़्यादा जदीद तरीन बेहतरीन, जहाँ पर हर सहूलत मौजूद हो। यहाँ की जो फार्मेसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। यहाँ की फार्मेसी पे दवाइयों को पैदा भी किया जाता है, बनाया भी जाता है, बेचा भी जाता है, सब कुछ किया जाता है। सवाल है हमारे पास, हॉस्पिटल फार्मेसी के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल फार्मेसी ने करनी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास तैयार की गई और ख़रीदी गई दवाइयों के मेयार को यकीनी बनाना। दूसरा पॉइंट है हमारे पास अस्पताल में मौजूद इन पेशेंट, आउट पेशेंट और हॉस्पिटल स्टाफ को दवाइयाँ मुहैया करना, दवाइयाँ देना। इन पेशेंट वो जो अस्पताल में दवाई लेने के लिए आया, डॉक्टर ने कहा भाई हालत बहुत ख़राब है, आपको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, उसका एडमिशन फॉर्म बना और वो किसी वार्ड में जाकर एडमिट हो गया, वो पेशेंट कहलाएंगे इन पेशेंट। आउट पेशेंट वो जो दवाई लेने के लिए आए, डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी, दवाई लेकर घर चले गए। हॉस्पिटल स्टाफ वो जो अस्पताल के अंदर लोग काम करते हैं एज अ स्टाफ। भाई मतलब ये कि जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं उनकी फार्मेसी पर 3 या 4 लाइनें होती हैं। एक लाइन इन पेशेंट के लिए, एक आउट पेशेंट के लिए, एक हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, एक लाइन बुजुर्गों के लिए, एक लाइन औरतों के लिए, वगैरह वगैरह। तीसरा काम है पूरे अस्पताल में मरीजों को कौन कौन सी अद्वियात दी जा रही हैं, इस चीज़ की प्रोफाइल तैयार करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। अगला काम होता है प्रिस्क्रिप्शन का डिटेल रिकॉर्ड, मुकम्मल रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली वो पीस ऑफ पेपर होता है, वो पेज होता है, वो पर्ची होती है जिसके ऊपर डॉक्टर आपको दवाई रिकमेंड करता है। यानी जो दवाई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, जो दवाई डॉक्टर आपको लिख कर देता है, उस पर्ची को हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगला काम है पूरे हॉस्पिटल के ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखना। ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है कि कहाँ कहाँ मेडिसिन भेजी जा रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के किस वार्ड के अंदर कितनी मेडिसिन रखी गई हैं, किस ऑपरेशन थिएटर में कितनी मेडिसिन रख ली, मेडिकल लैब वालों ने कितनी मेडिसिन अपने पास सेव कर कर रख ली, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। और आखिरी काम हॉस्पिटल फार्मेसी का, पूरे अस्पताल में जितने फार्मेसी टेक्नीशियन जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनकी ड्यूटीज़ लगाना, वगैरह वगैरह। अगली डेफिनेशन है हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी वो जगह जहाँ पर किसी ख़ास बीमारी की ही दवाई दी जाए। देखें, क्लिनिक वो जगह होती है जहाँ पर आप जाते हैं, आपकी बीमारी को जाना जाता है, देखा जाता है, पता लगाया जाता है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि आपको ये मर्ज़ है, ये बीमारी है, फिर उसी बीमारी की दवाई आपको दी जाती है क्लिनिकल फार्मेसी से। जबकि जो आम फार्मेसी होती है, जो सिंपल मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर ये होता है कि आप जाते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, पैसे देते हैं, दवाई लेते हैं, काम ख़त्म। लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी में एक ख़ास बीमारी की, मतलब जो आपको बीमारी होती है, जो डॉक्टर चेक करता है, सिर्फ उसी बीमारी की दवाई मिलती है। क्लिनिकल फार्मेसी किसी क्लिनिक के अंदर होती है। अगली तारीफ है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो बंदा क्लिनिकल फार्मेसी में एज अ फार्मासिस्ट काम करता है उसको हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोल देते हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में जो डी फार्म होते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होते हैं, वो दवाई रिकमेंड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उल्टा ही है। यहाँ पर ये लोग दवाई रिकमेंड नहीं करते। यहाँ पाकिस्तान में बस एमबीबीएस वालों को खुदा बनाया हुआ है। खैर छोड़ो, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। आगे आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्या जिम्मेदारी हैं? 11 पॉइंट हैं। पहला, मरीजों को जो दवाइयाँ दे रहे हैं उस चीज़ को मैनेज करना, उसकी मैनेजमेंट रखना। दूसरा, जब मरीज़ों को दवाइयाँ देनी हैं तो उनको बताना कि ये मेडिसिन आपने सुबह खानी है, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, वगैरह वगैरह, जो भी तरतीब है, तरीका है, वो सब बताना है। इसे बोलते हैं मेडिकेशन काउंसलिंग। ये बताना है कि ये वाली दवाई ज़्यादा अच्छी है, ये ले लें, ये आजकल ज़्यादा अच्छी है, वगैरह वगैरह। तीसरा, हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेशन करना, उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाना, उनसे बातचीत करना, सिस्टम को बेहतर बनाना। अगला, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग थेरेपी।
मतलब ये कि आप मरीज़ को एक दवाई दे रहे हो और उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं उसी दवाई से कहीं दूसरा एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई और पार्ट तो नहीं बॉडी का ख़राब हो रहा है। इस चीज़ को देखना और इस पर नज़र-ए-षानी करना। अगला पॉइंट है क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली सारी ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन का होना। आपको पता हो कि कौन-कौन सी ड्रग है और उसका क्या फ़ायदा नुकसान है। अगला पॉइंट है एडीआर मॉनिटरिंग। इसमें हमने ये देखना होता है कि किसी ड्रग का कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको देखते रहना। अगला फार्माकोकाइनेटिक्स मॉनिटरिंग कि ड्रग किस तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या मेटाबोलाइज हो रही है, इस चीज़ को देखना कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स मॉनिटरिंग। अगली जिम्मेदारी पेशेंट एजुकेशन, मरीज़ को थोड़ा बहुत एजुकेट करना, बताना वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगला पॉइंट है क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेना। हर क्लिनिक में कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम बैठकर ये देखते हैं कि अपने क्लिनिक को कैसे बेटर बनाया जाए, तो उन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना। अगला है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें हम मेडिकल आइटम्स का डिटेल रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, उनको कहाँ स्टोर किया गया है, किस लोकेशन पर ले, उसकी ज़िम्मेदारी कौन बंदा ले रहा है वगैरह वगैरह, ये सारा डेटा मेंटेन करना। अगला है हमारे पास रिसर्च एंड काउंटिंग एजुकेशन। रिसर्च और काउंटिंग एजुकेशन सिर्फ टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल की फार्मेसी पर होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल की फार्मेसी पर नहीं होती। इसमें यह होता है कि लोग या फार्मासिस्ट जो वहाँ पर काम करता है वो रिसर्च करता है कि इन मेडिसिन्स के क्या मज़ीद फ़ायदे हो सकते हैं वगैरह वगैरह। रिसर्च वर्क क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो ज़रा समझ लें। बेसिकली जब हम एफएससी करते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर हम कोई मेडिकल का कोर्स करते हैं या हम कोई इंजीनियरिंग करते हैं, तो 4-5 साल जब यूनिवर्सिटी वाले हमें पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद कहते हैं कि अब आप लोग कुछ रिसर्च कर कर दिखाएं, कुछ कर कर दिखाएं, कुछ नया बना कर दिखाएं। रिसर्च वर्क, रिसर्च आर्टिकल। तो क्लिनिकल फार्मेसी पर भी यही काम होता है कि एक फार्मासिस्ट जब क्लिनिकल फार्मेसी पर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहा होता है तो अपने काम के दौरान वो साथ साथ रिसर्च वर्क भी जारी रखता है। आगे आ जाएं कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी वो होती है जो जनरल पब्लिक को मेडिसिन का नॉलेज देती है। साल के तौर पर लोगों का एक ग्रुप जिसमें डी फार्म वाले डॉक्टर, फार्मेसी टेक्नीशियन इकट्ठे होते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम में लोगों को दवाइयों के बारे में बताते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और उसके बाद वो ग्रुप्स आम गली मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ लोगों को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, आप इसका इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। और ये समझाने के बाद उनसे रिव्यू लेते हैं कि तुम्हें हमारी बात की किस हद तक समझ आई। ये कम्युनिटी फार्मेसी होती है। आगे आ जाता है कम्युनिटी फार्मेसी की जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी है जनरल पब्लिक को अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन देना। दूसरी बात, लोगों को अच्छे तरीके से मेडिसिन के बारे में बताना, एक्सप्लेन कर कर बताना, मेडिसिन के हवाले से लोगों से बहसो मुबाहिसे करना, उन्हें अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझाना, अपना ओवरव्यू देना मेडिसिन के हवाले से वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा पॉइंट आ जाता है उन्हें वैक्सीन के बारे में समझाना, उसके फ़ायदे बताना वगैरह वगैरह। वैक्सीन के हवाले से मुकम्मल गाइड करना कि वैक्सीन क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान आते हैं वगैरह वगैरह। और सेहत के लिए अच्छे इकदामात उठाना। इसके अलावा सेमिनार मुनक्किद करना। सेमिनार बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें प्रेजेंटेशन दी जाती है, किसी टॉपिक के बारे में समझाया जाता है वगैरह वगैरह। अगली हेडिंग आ जाती है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिटेल फार्मेसी और होल सेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी लफ्ज़ निकला है जहाँ पर रिटेलर हो। रिटेलर हम उस बंदे को बोलते हैं जो किसी फार्मेसी पर खड़ा हो या किसी मेडिकल स्टोर या किसी शॉप पर खड़ा होता है। लोग आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, पैसे देते हैं और उससे दवाई ले लेते हैं, वो दवाई उनको दे देता है, तो वो बंदा रिटेलर कहलाता है। यानी पैसे दो, प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ और दवाई लो। तो ये है रिटेल फार्मेसी। और होलसेल फार्मेसी वो है जो एक बहुत बड़ी फार्मेसी है, बहुत बड़े पैमाने पर ढेर सारी दवाइयों को परचेज करती है, बड़े पैमाने पर उन्हें स्टोर किया जाता है और उन सारी दवाइयों को बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ पर सप्लाई किया जाता है, या जो टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। इसको हम बोलेंगे होल सेल फार्मेसी। बड़े पैमाने पर दवाइयों को ख़रीदना और
सेल करना। अगली हेडिंग है हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वो जगह जहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर दवाइयों को तैयार किया जाए, पैदा किया जाए, बनाया जाए, उसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी बोलते हैं। एक जो अच्छी इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है उसमें ये 5 डिपार्टमेंट्स लाजमी होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होता है जहाँ मेडिसिन को पैदा किया जा रहा होता है, बनाया जा रहा होता है, उसके फार्मूले पर काम हो रहा होता है, उसे बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मज़ीद 4 डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया। एक वो जहाँ सिर्फ टैबलेट बनती है, एक वो जहाँ सिर्फ कैप्सूल बनते हैं और इंजेक्टेबल बनते हैं। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन वगैरह बनते हैं। और सिरिंज सेक्शन मतलब जहाँ पर सिरिंज तैयार, सिरिंज कहते हैं सुई को जिसने बॉडी के अंदर घुसना होता है, और इंजेक्शन बोलते हैं उस बोतल को जिसको तोड़ के उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो हम सिरिंज यानी प्लास्टिक की बोतल में डाल देते हैं, प्लास्टिक के टीके में डाल देते हैं और फिर उसे लगा देते हैं। मतलब शीशी जिसके अंदर वो लिक्विड है, वो दवाई है, वो कहलाएगा इंजेक्शन। और सुई जिसने हमारे बाजू के अंदर घुसना है, दाखिल होना है, वो प्लास्टिक की जिसको हमने पकड़ा होता है और उसके आगे एक निडल या सुई लगी होती है, उसको हम बोल देंगे सिरिंज। अगला है वेयर हाउस। वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल बेसिकली वही मटेरियल होता है जिससे दवाई ने बनना होता है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट दोनों आ जाते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट वो दवाई का वो हिस्सा, वो केमिकल जिसने अंदर जाकर फ़ायदा देना है, और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट वो उसका खौल जिसने उस दवाई की हिफाजत करनी है। जैसे कैप्सूल का खौल जो होता है वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जो कैप्सूल के अंदर दाने दाने होते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। अगला है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी चेक करता है कि जो दवाइयाँ बनाई हैं उनकी क्वालिटी अच्छी भी है या नहीं। जब प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है, मुकम्मल तैयार हो जाती है, तब ये चेकिंग करता है। अगला है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये वो जगह होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स आकर रुकते हैं। जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, तो जब वो 4-5 साल पढ़ लेते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ठीक है तुम्हें 4-5 साल पढ़ा दिया है, कुछ रिसर्च कर कर दिखाओ, रिसर्च वर्क करो। तो वो स्टूडेंट रिसर्च करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फार्मेसीज़ या दूसरी जगहों पर जाते हैं। तो जब वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आते हैं, यहाँ पर बाकायदा रूम्स होते हैं, वो जगह होती है जहाँ पर वो आकर रुकते हैं। उस जगह को हम बोलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ आकर स्टूडेंट्स रुकते हैं और यहाँ रहते भी हैं और यहाँ पर रिसर्च करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अगला आ जाता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो जगह होती है जो पूरी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की ज़िम्मेदार होती है। सारे काम इसी के ज़िम्मे होते हैं, बड़े बड़े मेन काम, रिकॉर्ड रखना, सारा काम इसी का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इंतज़ामिया, इंतज़ाम करने वाले। अगला टॉपिक है हमारे पास फोरेंसिक फार्मेसी, कानून साजी वाली फार्मेसी। ये फार्मेसी की वो टाइप है जो फार्मेसी के रिलेटेड कानून बनाती है कि कौन ड्रग के बारे में पढ़ा सकता है, कौन ड्रग बेच सकता है, कौन बंदा इलीगल ड्रग बेच रहा था तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारे कानून बनाती है। फोरेंसिक फार्मेसी के कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बहुत आसान है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। कुछ बहुत ही अच्छे और बेहतरीन नोट्स मैंने इस चैप्टर के बनाए हैं। एक एक लफ्ज़ बैठ कर लिखा है और बहुत मेहनत से लिखा है। बहुत ही परफेक्ट नोट्स हैं। जो चीज़ें याद करनी है सिर्फ वो हैं, इजाफी कुछ भी नहीं लिखा। आसान वर्डिंग में बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन देखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।